क्रिप्टो करेंसी के साथ है, उसे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं कैसे वो काम करती है। तो आप जितने साल हुए हैं आपको इस बाजार में, क्या हर साल इस टाइम पे ऐसा ही बिटकॉइन ने आपको काम करके दिखाया है? जी बिल्कुल। हर साल तकरीबन सितंबर में बिटकॉइन ने काफ़ी बेरिश मूव दिखाया है, और आई थिंक सिर्फ बिटकॉइन ने ही नहीं, स्टॉक्स ने भी इसी तरह से परफॉर्म किया है जी। दो ग्लोबल पर। और जब मुझे याद है 2017 की जब रैली थी, जब बुल रन चल रहा था 2017 का, उस टाइम पे भी अगस्त में बिटकॉइन ने रिकवरी अच्छी ली थी, क्योंकि जून जुलाई पूरा करेक्शन का मंथ था। और उसके बाद फिर जब बिटकॉइन अगस्त में, और ऑयल मार्केट भी अगस्त में बहुत अच्छी गई थी, तो सितंबर में दोबारा से बिटकॉइन अच्छा खासा करेक्शन हुआ। उस टाइम पे सबका ये था कि खत्म हो गया, अब चाइना का फंड आ गया। उस टाइम पे भी चाइना का फंड चलता रहता था। तो उसके बाद फिर अक्टूबर से उसने दोबारा से रैली बनी। लेकिन इस बार जो है मुझे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये ड्रैग होगा अगले 2-3 महीने के लिए, बिकॉज हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि दिसंबर तक रैली है हर बार की तरह, और अक्टूबर मंथ से दोबारा से बुक हो जाएगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे फीलिंग आ रही है कि शायद इक्विटी जो है इस बार थोड़ा डिफरेंट करने वाला है, बिकॉज ग्लोबल मार्केट्स भी जो है वो उस हिसाब से चल रहे हैं अभी। ऑल्दो रिसेंटली स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा बाउंस बैक दिया है कल परसों में, तो उसकी वजह से एक होप स्टिल इंटैक्ट है। तो या तो बीटीसी इस बार जो है वो अपनी बुल रैली को थोड़ा सा लाइक एक्यूमुलेशन वे में लेके जाएगा, धीरे धीरे ऊपर लेके जाएगा। वो बीच बीच में टिप्स देता रहेगा इस तरह की, जिसमें लोग डरते रहेंगे ठीक है अब खत्म है, बट ये कंसिस्टेंटली राइज करता रहेगा मे बी अगले 6 महीने तक। इस तरह से हो सकता है कि मे बी 100K तक इसी तरह से ले जाए खींच के। उसके बाद फिर ये हो सकता है कि पैराबोलिक मूव बना दे अप टू 300, ये भी हो सकता है। लेकिन एक मुझे जो अभी डर है, जो मैं चार्ट देख रहा हूँ, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो, मे बी ये 1 महीना और ड्रैग कर दे अक्टूबर तक। तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो है, या तो 37K वैसे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये 37K नहीं तोड़ता, फिर तो ये अपनी प्रॉपर बुल रैली दोबारा से स्टार्ट करेगा, और फिर अगले 3 महीने अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर इसने 37K ब्रेक किया, फिर 30K देखने वाली सपोर्ट हो जाएगी, उसके बाद फिर आपका 20K भी देखने वाला हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे स्टिल हर कोई बुलिश है मार्केट, राइट? तो लेट्स सी कैसे क्या होगा। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग सर ने कुछ लेवल्स बताए हैं। इन लेवल्स का हमें ध्यान रखना होगा, इन पर नज़र बना के रखनी होगी। लेकिन अगर गिरता भी है तो भी बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। बिटकॉइन में तो हमेशा हर डिप में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है हमारे लिए, तो उसके हिसाब से आप बिल्कुल काम कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं होगी। ये लेवल्स जो हैं, ये प्रेडिक्शंस जो आती हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से, ये इसलिए होती है ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहें। आपको पहले से ही पता है कि ये भी पॉसिबल है, अगर 37 का लेवल एक बार हिट करता है तो उससे नीचे भी जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर कर दिया जाता है। लेकिन घबराने की बात तो नहीं रहेगी। ऑब्वियसली बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है, और स्टोर ऑफ वैल्यू, ये हमने उपेंद्र सर से ही सीखा था कि स्टोर ऑफ वैल्यू है बिटकॉइन, तो वो हमेशा रहेगा और आगे आने वाले समय में भी हमें देखने को मिलेगा। सर, JP मॉर्गन ने अभी हाल फिलहाल कहा है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इथेरियम को प्रेफर कर रहे हैं ओवर बिटकॉइन। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं सर, इस पूरी न्यूज़ को? क्या आपको भी लगता है कि हमें इथेरियम को प्रेफर करना चाहिए, या जिस तरीके से हमेशा अब तक इतने सारे एक्सपर्ट्स कनेक्ट हुए हैं, सबने बिटकॉइन को प्रेफरेंस दी है, और एक अपना मेजर स्टेक जो है, जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं ओवरऑल क्रिप्टो में, उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हमें कहा जाता है बिटकॉइन में रखिए, और बाकी सारी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करके अगर आपको चलना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो सर, आपकी क्या राय मिलेगी हमें इस पे? देखिए, बिटकॉइन में मेजर स्टेक रखवाने का एक रीजन है कि बिटकॉइन सबसे कम वॉलेटाइल है एज कंपैरिजन टू एनी अदर क्रिप्टो करेंसी। जब बात गिरने की आती है या बात चढ़ने की आती है, तो वो इसीलिए उसको स्टोर ऑफ वैल्यू बोला जाता है कि अगर बिटकॉइन 10% गिर रहा है, तो आपके ऑल्ट कॉइन्स 15 से 20% गिर रहे हैं, मे बी अप टू 50% भी गिर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका कितना मार्केट कैप है, राइट? अब इसी रीजन की वजह से हर कोई बिटकॉइन बोलता है। बट अगर बिटकॉइन के बाद किसी कॉइन में फुल कॉन्फिडेंस अगर दिखाना हो, तो वो डेफिनेटली इथेरियम ही है, राइट? आज भी मेरा जो मेजर पोर्टफोलियो है वो इथेरियम में है,
क्यों? क्योंकि इथेरियम एक ऐसा यूज केस प्रेजेंट कर रहा है जो सिर्फ स्टोर ऑफ वैल्यू और सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात ही नहीं कर रहा, वो फाइनेंशियल सर्विसेज की यूज केसेस को बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से प्रोवाइड कर रहा है, रिजॉल्व कर रहा है। अब इथेरियम इकोसिस्टम आज की डेट में इतना बड़ा हो चुका है कि कोई भी दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो आता है वो अब इथेरियम किलर की बात नहीं करता, वो इथेरियम ब्रिजिंग की बात करता है कि इथेरियम इकोसिस्टम को हम कम से कम ब्रिज करने में अगर कामयाब हो गए तो हमारे हाथ में भी कुछ कुछ हमारे हाथ में भी फायदा आज हो जाएगा, या हमारे हाथ में भी कुछ इकोसिस्टम जो है वो शेयर हो जाएगा इथेरियम का। बट अगर इथेरियम ब्रिजिंग उनकी कामयाब नहीं रहती तो वो प्रोजेक्ट खत्म ही है, राइट? तो इवेंचुअली इथेरियम इज गॉडफादर ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और आपका जो ये डीफाई इंडस्ट्री, जैसे बिटकॉइन आज की डेट में अल्टीमेट गॉडफादर है ओवरऑल क्रिप्टो इंडस्ट्री को। डेफिनेटली बिटकॉइन का प्राइस एक्शन जो है वो सारी एंटायर क्रिप्टो इंडस्ट्री के प्राइस एक्शन को इम्पैक्ट करता है। दैट मीन्स कि अगर बिटकॉइन कल को चढ़ेगा तो इथेरियम ज्यादा चढ़ेगा, बिटकॉइन अगर कल को गिरेगा तो इथेरियम स्टिल ज्यादा गिरेगा। बट क्यों अब इंस्टीट्यूशंस इथेरियम की तरफ प्रेफरेंस दे रहे हैं? बिकॉज अभी तक इंस्टीट्यूशंस ने इथेरियम को ज्यादा प्रेफरेंस दी नहीं, वो हमेशा बिटकॉइन बिटकॉइन करते रहे हैं। अब इथेरियम को जो रिसेंटली उसका जो हार्ड फॉर्क आया था EIP 1559 वाला, उसमें वो डिफ्लेशनरी हो गया। जब तक वो POW चल रहा है उसकी जो कॉइन्स जितने माइन हो रहे हैं उसमें से एक पार्ट जो है माइंस का कॉइन्स का वो आपका बर्न भी हो रहा है साथ में, राइट? तो कॉइन बर्न होने की वजह से जिस रेशो से उसकी सप्लाई बढ़नी चाहिए थी उस रेशो से नहीं बढ़ रही, उस रेशो से हाफ हो गई है ऑलरेडी उसकी सप्लाई। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो इन्फ्लेशन रेट है वो हाफ हो गया इवेंचुअली इथेरियम का, बिकॉज ऑफ बर्निंग। जितनी ज्यादा इथेरियम के ऊपर यूजेज आएगी उतनी ही ज्यादा फास्ट उसकी बर्निंग होगी और उतने उसके कॉइन्स कम रेट से बढ़ेंगे, राइट? तो इसका मतलब ये है कि इथेरियम की डिमांड ज्यादा होने वाली है और इथेरियम डिफ्लेशनरी होता चला जा रहा है इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इस वजह से इथेरियम की डिमांड बढ़ रही है और इथेरियम के आउटफ्लो भी अच्छा खासा हो रहा है ऑन अ रेगुलर बेसिस, ये मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमें आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। ये सही बात है सर, जब अभी हमने ये एक छोटा सा डिप देखा था तो अगर बात करें इथेरियम की तो इथेरियम लगभग 4000 $US जाने के बाद धड़ाम करके 3000 पे आया था। तो अगर हम रेशो की बात करें कि वो कितना गिरा है और बिटकॉइन कितना गिरा है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा होगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जो सर ने यहाँ पे बताई है। सर जब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी को समझने की तो अलग अलग कॉइन्स पर अभी तक हम बात करते आ रहे हैं। गेमिंग कॉइन्स पर हम काफी लंबे समय से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग एक्सपर्ट से उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ वक्त पहले गेमिंग कॉइन्स काफी अच्छा करके दिखा रहे थे परफॉर्म और बहुत ज्यादा एकदम से अच्छा रिटर्न देना उन्होंने शुरू कर दिया था। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि क्रिप्टो करेंसी में अगर इन्वेस्ट करना है तो आप हर तरीके के हर प्रोजेक्ट पे नजर नहीं रख पाएंगे, हर कॉइन पे आप नजर नहीं रख पाएंगे, लेकिन आपको मौके ढूंढ के निकालने पड़ेंगे, ये जाहिर सी बात है। जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में हम वो सेक्टर्स ढूंढ लेते हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे होते हैं और उनका फिर कोई अच्छा स्टॉक उठा के उसमें पैसे डाल देते हैं, उस तरीके से हम क्रिप्टो में भी क्या काम कर सकते हैं? इतना आसान होगा या फिर नहीं, या फिर सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले कॉइन्स है उन पर नजर रखें? क्या कहेंगे सर आप इस पर? देखिए, जो आप बात बोल रहे हैं ये अपने आप में फुल टाइम जॉब है, ये दिन रात लगना पड़ता है आपको। बहुत सारे क्रिप्टो के ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम्स पे बने हुए हैं, कम्युनिटीज हैं जो आपके ट्विटर पे हैं, या तो उसको ट्रेंड्स को हमें फाइंड करना पड़ता है, हमें एडवांस में थोड़ा सा देखना पड़ता है कि किसका ट्रेंड आने वाला है। ट्रेंड्स शिफ्ट होते रहते हैं, कभी वो NFT की तरफ ट्रेंड चला गया, कभी वो गेमिंग कॉइन्स की तरफ ट्रेंड चला गया, कभी वो DeFi की तरफ चला गया, कभी वो प्राइवेसी कॉइन्स की तरफ चला गया, कभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉइन्स की तरफ चला गया। अगर आप नोटिस करोगे, लेट्स से जैसे पिछले दिन सोल आपका पंप हो रहा था, क्योंकि अब जो सोल की ओवरऑल जो वेल्स हैं पीछे से जो बैकर्स हैं उन्हीं के बैकर्स वाले कॉइन्स ज्यादा पंप हो रहे हैं। जैसे कि सोल के साथ FTT भी आपका पंप हुआ, राइट? अब सोल एक इंफ्रा कॉइन है, सोल इंफ्रा होने की वजह से उसके पीछे पीछे आपका अवलांच भी भगा, आपका पीछे पीछे पोलकाडॉट भी भगा, राइट? फिर आपका पीछे पीछे लूना भी भगा। तो इस तरह से इंफ्रा
तो ये ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। ट्रेंड्स को हंट करने के लिए दिन रात लगाना तो पड़ता है, राइट? तो फिर उसमें आप स्विंग ट्रेड्स खेल सकते हो कि आपने अभी पकड़ा कि ओके ये एक पर्टिकुलर कॉइन पंप हो रहा है, तो क्विकली ट्राई टू फाइंड आउट कि अब इसके कंपैरिजन में दूसरे कॉइन्स कौन से हैं। जैसे अगर सोलाना एकदम से भगा तो सोलाना के कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, फटाफट उन कॉइन्स को फाइंड आउट करो, उनके चार्ट पैटर्न्स को वैलिडेट करो कि क्या वो सिमिलर बुलिश पैटर्न बना रहे हैं कि वो भी भग सकते हैं। तो मे बी आप उस हिसाब से उसमें कुछ बेट करो। ऑब्वियसली बेट उतना करो कि अगर कल को आपकी बेट फेल भी हुई तो आप सह सको, राइट, या आप उसमें से बाहर निकल सको। तो इवेंचुअली ये एक स्ट्रेटेजी है जिससे आप जो है अपने ट्रेंड्स क्रिप्टो मार्केट में प्ले कर सकते हैं। ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट भी इसी तरह से चलती है। काफी इंटरेस्टिंग है सर। लिटरली उपेंद्र सर, जितनी बार भी आप शो पे आते हैं, लास्ट टाइम की आपकी टिप याद है जब आपने कहा था कि किसी भी कॉइन को ले रहे हो तो बीटीसी में लो, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज थी। आज एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज उपेंद्र सर से सीखने को मिल रही है हमें कि किस तरीके से आपको ट्रेंड फाइंड आउट करना है। अगर आपको टॉप गेनर में सबसे ऊपरी पायदान पर या टॉप 5 कॉइन्स अगर आपको कुछ दिखाई दे रहे हैं, अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं, लगातार 1 से 2 दिन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, तो फाइंड आउट कीजिए उनके कॉम्पिटिटर्स वगैरह कैसे हैं और उसके बाद आप इनमें ट्रेड कर सकते हैं। और ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। आपकी जो पढ़ाई रहेगी क्रिप्टो में उसे ये थोड़ा सा चैनलाइज कर देगा। ठीक है सर। सर एक बार सोल पर नजर डाल लेते हैं। सोल बहुत हाईली रिकमेंड किया गया कॉइन है और ये अच्छा परफॉर्म करके दिखा रहा था। 52 वीक का इसका जो हाई था वो काफी तगड़ा था। ये एकदम से 216 के आसपास जाकर आ चुका है, अभी 144 तक चल रहा है। क्या लगता है आपको ये वापस अपना हाई कब बनाएगा? अगर हम एक तरफ बिटकॉइन की बात करें, वहीं ऐसे कॉइन्स की भी बात कर लेते हैं जो काफी हाइप में रहे हैं, जिन्हें काफी ज्यादा डिस्कस किया गया है। जी सर। देखिए मेरे हिसाब से सोल अब रिस्की है, अब सोल में खेलने का कोई फायदा नहीं। ठीक है। मुझे याद है आज से 2 महीने पहले सोल चल रहा था आपका $30-40 के बीच, ऑलरेडी होके आया $220 तक, आज का है वहां से गिर के $144 के आसपास, राइट? अब ये जो है, अब यहाँ अगर तो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट यहाँ से फुल ट्रेंड दोबारा से रिज्यूम करती है, क्योंकि जो कि बीटीसी के प्राइस एक्शन से हमें पता चलेगा, राइट? तो वहां से अगर बीटीसी अपना बुल ट्रेंड चालू करता है, ये अगर 55-60 के तक जाता है बीटीसी, तो ऑब्वियसली स्टॉक भगेगा, वो ज्यादा भगेगा, राइट? फिर अपना वो दोबारा से अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको रीटेस्ट भी कर सकता है या उसको ब्रेक करके एक प्राइस डिस्कवरी मोड में भी जा सकता है, जैसे अवलांच इन दिनों चल रहा है, राइट? अब लेकिन अगर बीटीसी जो है वो अभी भी अपना थोड़ा सा कंसोलिडेशन या बेरिश मूव दिखाता है, तो सोल इस केस में कंसोलिडेट करेगा या फर्दर गिरेगा, करेक्ट होगा। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो, मैं एक दो आपको एग्जांपल देता हूँ। आज से लगभग 6-7 महीने पहले आवे की रैली चली थी, उस टाइम आवे आवे हुई पड़ी थी सबको, आवे भग रहा था, लगातार भग रहा था, लोग आवे मिल जा रहे थे। अब उसके बाद से देखो आवे को कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट कर रहा है, कंटिन्यूअसली वो अपना बेरिश दिखा रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा पंप होता है उसमें सेल प्रेशर बहुत आ जाता है, बिकॉज बैक होल्डर्स बढ़ गए आवे। इसी तरह से सोल के आज की डेट में बैक होल्डर्स बहुत बढ़ गए। अब आप बीएनबी की इस तरह से बीएनबी जब भगा था एकदम से, वो $50-60 से स्टार्ट हुआ था, वो सीधा उसे $600 पे जाके अपनी ब्रेक, उससे पहले वो रुकने को तैयार ही नहीं था। तो अब तब से वो कंसोलिडेट हो रहा है। अब देखिए बीएनबी रुका हुआ है ना, तो बीएनबी ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, इथेरियम उससे बेटर परफॉर्म कर गया, सोल उससे बेटर परफॉर्म कर गया, अवलांच भी उससे बेटर परफॉर्म कर गया, डॉट भी उससे बेटर परफॉर्म कर गया, लेकिन बीएनबी सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है, बीएनबी भाग ही नहीं रहा है बिकॉज उसके बैक होल्डर्स बहुत ज्यादा बढ़े। तो अब ये स्ट्रेटेजी समझिए, जो मार्केट मेकर्स होते हैं, वेल्स होते हैं, उनका स्ट्रेटेजी होता है कि पहले लगातार कॉइन को पंप करते चलो, इतना ज्यादा पंप कर दो कि लोग कॉमन में आके इवेंचुअली बाय कर लो कि अभी और ऊपर जाएगा। अब जब नीचे आ जाता है, लोग वेट करते हैं कि कब ऊपर जाएगा, कब नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, और वो टाइम होता है एक्चुअल में एग्जिट का, ना कि एंट्री का। ये जिस नजरिए से मैं मार्केट को देखता हूँ, जिस नजरिए से मैं कॉइन्स को देखता हूँ कि किस तरह से उनकी मार्केट मीटिंग होती है। तो आपको अगर कोई कॉइन पकड़ना है इस टाइम पे, ऐसा कॉइन पकड़ो। जैसे मैं आपको एक कॉइन बता सकता हूँ अभी, जी सर। वो है वर्ज। वर्ज को कोई नहीं पूछ रहा आज की डेट में। XVG जो है वो, उसका काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, राइट?
ठीक है, वो क्योंकि वो आज की डेट में एक बहुत ज़्यादा उसकी अडॉप्शन है, वो बहुत ज़्यादा जगहों पे यूज़ हो रहा है। तो लेकिन आप एक चीज़ समझिए, उसका प्राइस एक्शन देखिए, कॉन्टिन्यूसली हायर टाइम फ्रेम पे, तो कंसोलिडेशन मोड में है। अगर आप उसका चार्ट चेक करोगे, आपको पता लगेगा कि एक्सवीजी ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 1-2 महीने और कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन जिस दिन ये भगा, ये छप्पड़ फाड़ के भगेगा, तो लोग इसको पकड़ते रह जाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे। तो अगर आपको सर्च करना है तो ऐसे किसी कॉइन को सर्च करो जो अभी भगा ही नहीं है, जिसके चांस है। लेकिन वही हमारा फंडा, हमें पैसा उतना ही लगाना है जितना वी कैन अफोर्ड। जी बिल्कुल। सो दैट जी सर, एक तरफ जब हम एवलांच की या फिर सोल की, इन सारे कॉइन्स की बात करते हैं, या फिर जो आपकी नई रिकमेंडेशंस आ रही हैं, हम यहाँ पर समझना चाहेंगे कि बिटकॉइन, इथेरियम, मेटिक, ये सारे कॉइन्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे रहते हैं। कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं या फिर ऑल्ट कॉइन सही भी होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या नहीं, ये समझना चाहेंगे। क्योंकि हमने अब तक बहुत बार बात कर ली है सोलाना पर, और ये एक हाईली रिकमेंडेड कॉइन था और कहा गया था कि ये 200 तक जाएगा, और अभी भी सर कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो मानते हैं कि ये 2000 तक भी जाएगा लॉन्ग टर्म में। तो आपकी इस पर फिर क्या राय होगी? आपको क्या लगता है कि ये पॉसिबल है या फिर ये प्रैक्टिकल बात नहीं होगी कि हम ऐसे कॉइन में इन्वेस्ट करके रहें, या वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने तब शुरू किया था जब हमारे एक एक्सपर्ट कह के गए थे कि ये $70 के आसपास है और ये यहाँ से ऊपर काफी उछलेगा, तो ये उछला भी। तो अब जब कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि ये 2000 US डॉलर तक भी जा सकता है, वहीं आप कह रहे हैं कि अब इसमें खेलना बेकार होगा, तो एग्जैक्टली समझना चाहेंगे सर कि क्या राय होगी फिर इस पर? देखिए, एक चीज को आप समझिए जी, क्रिप्टो मार्केट के ट्रेंड्स बहुत क्विकली शिफ्ट होते हैं, ठीक है, और आज जो राजा है कल को वो रंक भी हो सकता है, ठीक है। वो आज अगर सोलाना की आवाज है, सोलाना की आवाज रिटेन कैसे हो सकती है, मेंटेन कैसे हो सकती है, जब सोलाना फंडामेंटल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करे, जैसे आज इथेरियम परफॉर्म कर रहा है। अगर सोलाना में अडॉप्शन बढ़ती है, प्रोजेक्ट्स आते हैं उस पे, यू नो, मतलब आप किस तरह से जज करोगे? प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जब यूजर्स आ रहे हैं, आप यूजर्स आने का जजमेंट कैसे लोगे? आप जैसे मेरे जैसे आम लोग आज की डेट में मेटामास्क जाके यूनिस्वैप पे ट्रांजैक्शंस करते हैं, हम सबको पता है, राइट? हम यूनिस्वैप को यूज करते हैं, हम DeFi प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं इथेरियम के ऊपर। दैट मींस कि रियल टाइम अडॉप्शन है इथेरियम की। अगर मैं सोलाना की बात करूं, क्या अब आपको पता है BNB को स्टिल मैं प्रेफर करूंगा ओवर सोलाना, बिकॉज बाइनेंस ने बहुत अच्छी अडॉप्शन करवाई। आप जैसे मेरे जैसे लोग पैनकेक्सवैप पे गए, राइट, ट्रांजैक्शन करने के, कॉइन्स को बाय करने के लिए। क्या सोलाना इस टाइप की अडॉप्शन लेके आ पाएगा? अगर वो अगले 1 साल 2 साल में इस टाइप की अडॉप्शन लेके आ पाता है, तो नो डाउट सोलाना 200 छोड़ो, 2000 भी जाए। अगेन डिपेंडिंग अपॉन उसका ओवरऑल कितना मार्केट सप्लाई है, उसका कितना वो प्रैक्टिकलिटी कितना है। 2000 लोग मुंह ऐसे बोल तो देते हैं, लेकिन हमें ये भी तो देखना पड़ेगा 200 से $2000 जाने पे उसका मार्केट कैप कितना हो जाएगा, क्या वो इथेरियम और बिटकॉइन को सरपास कर जाएगा? अगर वो सरपास कर जाएगा तो फिर तो दैट्स इम्प्रैक्टिकल, राइट? तो इवेंचुअली इन सारे फैक्टर्स को हमें देखना पड़ता है। अब अगर कोई प्रोजेक्ट, क्योंकि हम टाइमलाइन लेके चलते हैं, लॉन्ग टर्म हम जिसको बोलते हैं, मेरे लिए लॉन्ग टर्म होता है साल, 1 साल, इससे ज्यादा नहीं होता ऑल्ट कॉइन्स को लेके, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर ही किसी भी कॉइन की जो है वो ट्रेंड एकदम से चेंज हो जाता है। हमें पता लग जाता है कि यार ये अब चलने वाला है, बाद में नहीं चलने वाला, या अब ये नहीं चलने वाला जो पहले चल रहा था। अगर जैसे आज आवे की मैं बात करूं, आवे के फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग है, आज भी उसके ऊपर लगभग $15 बिलियन लॉक्ड है। आवे आज भी मार्केट का लीडर है। तो इसका मतलब ये है कि आवे अगर अब कंसोलिडेट कर रहा है, जिस दिन नेक्स्ट रैली आएगी आवे दोबारा से अपनी रैली पकड़ेगा। क्यों पकड़ेगा? अगर आप आज की डेट में सिंपल एक मैं आपको फंडामेंटल बताऊं, एक तरीका बताऊं, नंबर ऑफ टोकन्स सोलाना के इस टाइम पे कितने हैं? आई कैन सी 504 बिलियन टोकन्स है टोटल टोकन्स। उसमें से लगभग कितने 297 यानी कि 300 मिलियन टोकन्स आपके जो हैं, लगभग 60 से 65% टोकन्स सर्कुलेशन में है
और इसका प्राइस कितना चल रहा है, $144 जी। राइट। अब आवे का प्राइस इस टाइम क्या चल रहा है, अगर आप अभी आवे को देखेंगे $300 आवे के का आसपास $300 चल रहा है, और इसकी सप्लाई कितनी है टोटल, इसकी सप्लाई है इस टाइम पे 16 मिलियन जी। टोकन्स की। कहाँ 500 मिलियन टोकन, कहाँ 16 मिलियन टोकन। 16 मिलियन टोकन का मतलब ये है कि इसकी बिटकॉइन से भी कम सप्लाई है, राइट। अब इसकी सर्कुलेशन अगर आप देखोगे, इसकी सर्कुलेशन 13 मिलियन टोकन्स की है, दैट मीन्स लगभग 80%, ठीक है। 80% सप्लाई सर्कुलेशन में है। अब इसके ऊपर ये आवे रियल टाइम यूज हुआ है, इसके ऊपर ऑलरेडी $15 बिलियन लॉग है। इसका मतलब आप ये समझ लो कि ये यूज किया जा रहा है मार्केट में यूजर्स की तरफ से, चाहे उसको इंस्टीट्यूशंस यूज कर रहे हैं, चाहे इसको कल को जो हमारे आप जैसे रिटेल यूजर्स यूज कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, वो दिख रहा है सामने। और इसका अगर आप देखोगे आवे का मार्केट कैप वर्सेस सोलाना का मार्केट कैप, अब अगर आप मेरे को पूछोगे कि सोलाना 2000 पहले जाएगा या आवे 2000 पहले जाएगा, मैं बोलूंगा आवे पहले 2000 जाएगा। अगर बीडीसी आपका 100 के जा रहा है तो आवे को 2000 जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो इस तरह से अगर आप मार्केट को एनालाइज करना शुरू करेंगे तो आपका आपकी पूरी थिंकिंग चेंज हो जाएगी, और आप हैरान हो जाओगे कि आप वो नहीं कर रहे जो दुनिया कर रही है, और पैसा वही है। बिल्कुल, काफी इंटरेस्टिंग है सर ये जो टोटल सप्लाई और सर्कुलेशन वाला आपने बताया कि कितना वो मार्केट में अभी सर्कुलेट हो रहा है, ये दोनों फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, और यही हम अब तक समझने की कोशिश कर रहे थे उपिंदर सर, अलग अलग एक्सपर्ट से हम यही जान रहे थे कि किस तरीके से हम जो है कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं उनका ध्यान रखें, उनसे समझने की कोशिश कर रहे थे। सप्लाई को समझना कितना जरूरी है किसी कॉइन